A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform. मेरा नाम है शुभम वासने और आज हम बात करेंगे मॉडरेट एरा फ्रॉम 1885 टू 1905 तक। ये टॉपिक आपकी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी। अब देखिए, हम इस वाले रीजन में आ गए थे कि जब मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू आएंगे। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नेशनलिज्म, पेट्रियटिज्म लाने का काम शुरू कर दिया है। पर इसमें हमारी कहानी अभी है मॉडरेट्स में। मॉडरेट्स वो थे जो इनिशियली आईएनसी में थे और वो बहुत शांतिप्रिय तरीके से बात करते थे, एप्लीकेशन फॉर्म दिया, अपनी बात रखी और आगे बढ़ते थे। और इससे कभी कभार काम होता था कि भाई सिंपल लेटर लिख दिया वाइस रॉय को कि भाई ये काम कर दो, तो उन्होंने कभी काम कर दिया, उनको नहीं लगा, उन्होंने नहीं किया। तो मामला बहुत ढीला ढाला चल रहा था और कोई मास एजिटेशन कुछ नहीं हुई थी, लोगों को पता भी लग रहा था कि ये लोग एग्जिस्ट भी करते हैं। खैर, यहां तक की कहानी हो गई चुकी। इनके द्वारा एक सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1892 में आया, उसमें लोग जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसमें 16 सीटें हो गई। उसमें बजट का डिस्कशन होना स्टार्ट हो गया। जबकि पहले बजट क्या होता था, ब्रिटेन ही बना के भेजता था आपका। उसके बाद लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन ऑफ इलेक्शन होने लगे एंड ऑफिशियल मेजोरिटी वहां पर कहीं ना कहीं आने लगी। अब आपको ये बात याद रखनी है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 कौन लेकर आया था, तो ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे चलते हैं। मॉडरेट इरा 1885 से 1905। तो शुरुआत में होता है 1897। 1897 में क्या होता है कि पुणे नाम का जो शहर है उसमें एक प्लेग्यू फैल जाता है। प्लेग्यू मतलब बीमारी फैल जाती है, जिसकी वजह से एक कमिश्नर को बुलाया जाता है। जो प्लेग्यू कमिश्नर होता है वो जांच पड़ताल के लिए आता है यहाँ पर कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसका नाम था डब्ल्यू सी रैंड। डब्ल्यू सी रैंड जब यहाँ पर आते हैं तो उन पे कई सारे इल्जाम लगाए जाते हैं, जैसे उन्होंने रेप किया है या बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया है लोगों को, ये सब। इसके चलते दो भाई चापके ब्रदर्स उनको मार देते हैं, डब्ल्यू सी रैंड को। जब ऐसा होता है तो ये जो चापके ब्रदर्स होते हैं इनको डायरेक्टली फांसी दे दी जाती है विदाउट एनी ट्रायल, कि इनसे पूछा भी नहीं जाता कि कोर्ट में कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या हुआ, या इनको अपनी पैरवी करने के लिए कोई वकील मिले, कुछ नहीं होता। और सीधे इन्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। और इसका सारा इंजाम डाला जाता है तिलक पे। तिलक से कहा जाता है कि तुम जो ये राइटिंग लिखते हो ना न्यूज में, न्यूज़पेपर में, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तुम ये प्रोवोक कर रहे हो इसलिए लोग ऐसा कर रहे हैं। यहां तक बात होती है। तो 1885 से 1905 के बीच में जब ये मर्डर हुआ डब्ल्यू सी रैंड का, तो एक बार न्यूज़पेपर मतलब इन्होंने कानून बना दिया कि कोई भी चीज जो सरकार के खिलाफ एक्साइटमेंट फील करा रही है, अगेंस्ट में कि सरकार बुरी है, सरकार ये है, वो कानूनी गलत है। यहां तक बात होने के बाद 1904 में अंग्रेजों को रियलाइज हुआ कि यहाँ पर नेशनलिज्म, पेट्रियटिज्म की फीलिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इन्होंने क्या किया, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बनाना शुरू करा। उसमें क्या हुआ, जो कॉलेज की ऑटोनॉमी थी ना उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ऑटोनॉमी मतलब खुद का राज। भाई यूनिवर्सिटी में ऐसा होगा, यूनिवर्सिटी में वैसा होगा, डायरेक्टर डिसाइड कर रहा है। पर अब अंग्रेजों की मर्जी है कि यूनिवर्सिटी में कैसा होगा। और इसकी रीजन सिर्फ इतना ही था, जैसे मैंने पहले बोला, कि पेट्रियटिज्म की फीलिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अगर आपने लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखी हो तो अपने कॉलेज टाइम से ही बहुत ज्यादा एक्टिव थे पॉलिटिक्स में। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे वो। फिर मॉडरेट ईरा में आता है लॉर्ड कर्जन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार ये एसएसबी में भी पूछ लिया था कि बता सकते हो कि बंगाल का पार्टीशन क्यों हुआ था। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, लॉर्ड कर्जन ने किया था। वो इस कांग्रेस से बहुत ही तंग आ गए थे वो भले ही मॉडरेट, पर वो बार बार उंगली करे जा रहे हैं, बार बार एप्लीकेशन ये लिख रहे हैं। उनको बहुत दिक्कत हो रही थी, कहीं ना कहीं काम में रुकावट आ रही थी, जिसकी वजह से लॉर्ड कर्जन ने जून 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल डिसाइड करा, जिससे ये जो एक पैट्रियटिज्म की फीलिंग आ रही है ना ये मॉडरेट्स के द्वारा, ये दबाई जा सके, ये खत्म हो जाए। और इन्होंने रीजन क्या दिया था कि हमें बंगाल को कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत आ रही है। पर रीजन क्या था कि बंगाल का आधा रीजन मुसलमानों का है और आधा रीजन हिंदुओं का है। और बंगाल एक ऐसा रीजन था जहां पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रह रहे थे, उसमें कहीं भेदभाव नहीं हो रहा था। अब यहां से जब आगे बढ़े तो मॉडर्न एरा में जब 1885 में 1905 में कुछ ज्यादा बड़े स्टेप नहीं लेकर आ पा रहे थे। मतलब जैसे उन्होंने कुछ स्टेप लिए, जैसे मैंने आपको बताया 1892 का काउंसिल एक्ट आया, बट ये फेल हो गए थे पार्टीशन ऑफ बंगाल में, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। और इसी बात से गुस्सा होकर यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट लोग आ रहे थे।
पर अब तक लोगों को कुछ बातें समझ में आ गई थी। क्या? कि देखो, इन्हें अंग्रेजों को हराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि राइज ऑफ जापान हो रहा था, जापान की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है तब बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इटली जो यूरोप में आता है वो इथियोपिया के द्वारा हरा दिया जाता है, तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। और उस वक्त ऐसा हो रहा था कि लोग स्पेशली बंगाल में बहुत पढ़ लिख गए थे, बट उनके पास नौकरियां नहीं थी। तो वो भी कहीं ना कहीं गुस्से का क्रोध बन रहा था, और वो सीधे के सीधे पेट्रोलिज्म मतलब एक मुद्दे पे आके रुक रहे थे। और यहीं से एक्सट्रीमिस्ट को चिंगारी मिलती है, और वहां से वो पॉपुलैरिटी गेन करना इस्तेमाल करते हैं। अब मॉडरेट ईरा में क्या होता है कि 1905 आते आते ये ईरा खत्म हो जाता है। एक्सट्रीमिस्ट जैसे तिलक अब और एक्टिव हो जाएंगे, और कांग्रेस में अब उनकी चलेगी, किसी और की नहीं। अब अगली वीडियो में बात करते हैं एक्सट्रीमिस्ट, उन्होंने कैसे अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस में पांव जमाए और कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस किया कि हमें देश के लिए करना है, देश के लिए मर मिटना है। बट आने वाले अभी कुछ लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा कि मॉडरेट और जो एक्सट्रीमिस्ट है वो कैसे एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, जिसकी वजह से सूरत स्प्लिट हो जाता है। अब यहाँ पर होती है हमारी वीडियो का एंड। मैं यहाँ पर एक बात और कहूंगा, देखिए ये अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन कोर्स है। मतलब अगर आप सीडीएस एफकेट और सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ₹1 देना है, वो भी सिर्फ ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जो कि आप डेबिट कार्ड यूज करके लगेगी आपकी। बाकी आप सीडीएस एफकेट सीएपीएफ की तैयारी फ्री में कर सकते हैं 1 महीने के लिए, जिस दिन से आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो वहां पर आपको एक कूपन कोड यूज करना है, वो है टॉप विथ प्लस, और आपका सब्सक्रिप्शन कोड आपके पास हो जाएगा। अब इसमें एक बात यह है कि जैसे आप ₹1200 का जब आप जाएंगे तो आपको 1 मंथ का सिलेक्ट करना है। उस 1 मंथ की कॉस्ट होगी 1200। 1200 में जब ऐसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कूपन। कूपन में जाके आपको डालना है टॉप विद प्लस, और ये जो ₹1200 हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे ₹0 में। फिर आपको सिर्फ डेबिट कार्ड से पे करना है, और पे में आपकी सिर्फ ₹1 ट्रांजेक्शन कॉस्ट कटेगी, और आप सीडीएस का प्लस कोर्स ले सकते हैं। कहानी होती है यहाँ पर खत्म। 2 किताबें हैं, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं, मगर मेरी वीडियो रोज ही देख रहे हैं। इन 2 किताबों का नाम है साइकोलॉजी ऑफ विनिंग, एंड दूसरी किताब का नाम है द अवेकन योरसेल्फ विद इन यू। कहानी इन दोनों किताब में इस तरह से है कि ये किताब आपको अवेयर कराती है आपकी गलतियों के बारे में, और एक जो सक्सेसफुली इंसान बनने के लिए तैयारी की जरूरत होती है उस बारे में बात करती है। ये किताब लिखी गई थी 1986 में। कहानी शुरू होती है सेल्फ अवेयरनेस से, फिर आपकी सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम में से कई लोग अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते कि हम कुछ कर सकते हैं, ये उस बारे में बात करता है। फिर सेल्फ कंट्रोल की कई चीजें ऐसी होती हैं, हम पर्सनल इंटरव्यू में अपने आप ही बोलते चले जाते हैं, तो अपना कंट्रोल कैसे रखते हैं, और हार्ड टाइम में मोटिवेट कैसे करते हैं। जैसे एक ओएल की होती है लाइवलीनेस, उसकी बात यहाँ करते जाते हैं। फिर सेल्फ एक्सपेंटेंसी, सेल्फ इमेज, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ डिसिप्लिन, एंड आखिर में सेल्फ प्रोजेक्शन की आपने जो अब ये सब सीखा है इसको प्रोजेक्ट कैसे करना है अपनी रियल लाइफ में, वो बात करते हैं। तो अगर आप इसे नोटिस करें पूरी कहानी को, तो ये फैक्टर 2 को छोड़ के बाकी सब बता देता है आपको। जब डिसिप्लिन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर एक्सप्रेशन, रीजनिंग एबिलिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस आ जाता है। और जब हम आगे चलते हैं सेल्फ मोटिवेशन वाले या सेल्फ एक्सपेंडिचर, सेल्फ इमेज में, तो आपके सारे फैक्टर ये वाले आ जाते हैं। एंड लास्ट में बचता है डिटरमिन, करेज एंड स्टैमिना, वो आपका प्रोजेक्शन वाले में और सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कंट्रोल के अंदर आ जाता है। तो यहाँ तक की कहानी हमारी इस किताब की। आगे चलते हैं अवेकन योरसेल्फ विद इन यू। ये किताब आपको सेक्स प्लस रोमांस प्लस एसएसबी में सारे जितनी भी पार्ट होते हैं, टैट, वैट, एसआरटी, इन सब के बारे में डिटेल में समझाता है अपनी लाइफ के थ्रू। कट। अगली किताब है अवेकन योरसेल्फ विद इन यू। इस किताब में टैट, वैट, एसआरटी, जीटीओ, पर्सनल इंटरव्यू, इन सब के बारे में डिटेल में समझाता है थ्रू हिज पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस। और उसमें ये अपनी लव लाइफ, सेक्स लाइफ प्लस रोमांस प्लस एडवेंचर, इन सब की बात करता है, जिससे ये किताब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, और ये नॉवल की तरह आप पढ़ सकते हो एक सेटिंग में। ये होता है वीडियो का एंड। मेरे लिए कोई मैसेज होगा तो हैशटैग वाशने करके मुझे बताइए, और फॉर श्योर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। जय हिंद।